नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। वर्मा गेस पेपर का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं और इस पार्ट में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं किस यूनिट से? सी प्लस प्लस यूनिट से। तो सी प्लस प्लस यूनिट में बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस वीडियो से। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, व्हाट इज हेडर फाइल्स? हेडर फाइल क्या होता है? लिस्ट आउट सम ऑफ द स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स यूज्ड इन सी प्लस प्लस। और आपको कुछ हेडर फाइल्स का यहाँ पर लिस्ट बताना है, कुछ हेडर फाइल्स का आपको नाम लिखना है जो सी प्लस प्लस में होते हैं। हेडर फाइल को हम लोग कुछ इस प्रकार से समझते हैं। ये जो कहानी लिखा हुआ है ये तो क्या ठीक है ही। आप ऐसे समझिए, अगर आप लोगों ने कोडिंग किया होगा तो आप लोग लिखते थे हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ठीक है, कोनियो डॉट एच। और आपको बताया जाता था कि अगर आप कोनियो डॉट एच इस्तेमाल करेंगे तभी आपका CLR SCR फंक्शन और आपका गेट सी एच फंक्शन वर्क करेगा। अगर आप इस कोनियो डॉट एच को इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये फंक्शन जो है वर्क नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों है ये दोनों क्या है? ये दोनों लाइब्रेरी फंक्शन है। ठीक है, सी प्लस प्लस में मौजूद लाइब्रेरी फंक्शन कहेंगे या फिर ब्यूल्टिन फंक्शन कहेंगे, तो ये लाइब्रेरी या ब्यूल्टिन फंक्शन है। तो ये जो ब्यूल्टिन फंक्शन है, इस फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो कहाँ स्टोर रहता है? वो स्टोर रहता है इस हेडर फाइल के अंदर। यानी हेडर फाइल जो होता है वो क्या स्टोर करके रखता है? ब्यूल्टिन फंक्शन का प्रोटोटाइप, उसका डिक्लेरेशन, उसका डेफिनेशन। यानी इस फंक्शन का सारा डिटेल जो है ना, सारा जो कोडिंग है ना, वो इस कोनियो डॉट एच हेडर फाइल के अंदर स्टोर है। ठीक है, तो ये होता है आपका हेडर फाइल। अब इसी बात को यहाँ पर जो है सारा कुछ लिखा गया है। अभी मैंने जो बात समझाया, अगर आपने उस बात को इस एग्जाम्पल के माध्यम से ही भी अगर आपने आंसर लिख दिया, वो आपके लिए काफी है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि दीज फाइल्स आर नॉन एज हेडर फाइल्स। ये हेडर फाइल्स कहलाते हैं और हेडर फाइल प्रोवाइड करता है फंक्शन का प्रोटोटाइप, डेफिनेशन ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन का डेफिनेशन को बताता है, डिक्लेरेशन ऑफ डेटा टाइप्स एंड कांस्टेंट यूज्ड विद इन द लाइब्रेरी फंक्शन। यानी लाइब्रेरी फंक्शन में इस्तेमाल होने वाले डेटा टाइप का और कांस्टेंट का डिक्लेरेशन बताता है। और यहाँ पर कहा गया सी प्लस प्लस में बहुत सारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। कुछ हेडर फाइल्स के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। कौन कौन सा हेडर फाइल है? जैसे कि stdio.h, string.h। देखिए, इनका डिटेल्स मत पढ़ना आप लोग, ठीक है? डिटेल्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नाम कुछ याद रख लो आप लोग, string.h, math.h, conio.h, iominib.h, stdlib.h, iostream.h। डिटेल्स आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो प्रश्न अभी आपने देखा, प्रश्न एक, ये बहुत साल पहले, कम से कम 6 से 7 साल पहले, 7-8 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद इससे संबंधित कभी कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है। प्रश्न संख्या 2, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड कांस्टेंट एंड स्पेसिफाई देयर टाइप। आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है वैलिड कांस्टेंट है और उसका टाइप बताना है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है हम लोगों का ए, है ना, स्मॉल ए सिंगल कोट्स के भीतर, ये सही है। और किस प्रकार का कांस्टेंट है? ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। दूसरा देखिए, बैकस्लैश एन, ये स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर बोलते हैं, ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट की कैटेगरी में आता है, तो ये भी वैलिड है। तीसरा जो है बैकस्लैश टी, ये भी आपका स्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है, तो ये भी आपका जो है वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ लिखा हुआ है XYZ, ये आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, वैलिड है और ये स्ट्रिंग है, बताया गया है। फिर डबल कोट्स के अंदर ये नेम लिखा हुआ है, ये भी वैलिड है और ये भी स्ट्रिंग कांस्टेंट है। ये 7.45 AM डबल कोट्स के भीतर लिखा हुआ है, ये भी आपका जो है वैलिड स्ट्रिंग कांस्टेंट है। 0.5 का वैल्यू है, ये फ्लोट टाइप का वैल्यू है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 9.3 E12, ये भी पॉइंट वाला एक संख्या है ना, ऐसा भी पॉइंट वाला संख्या लिखा जाता है और ये भी वैलिड है और ये इसका डेटा टाइप बताया गया है डबल। ठीक है, आगे हम लोग आए, 20,543, 543, ये भी वैलिड कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है? इंटीजर कांस्टेंट है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ 27,000, है ना, 27,822, कॉमा इस्तेमाल नहीं होता है ना, कॉमा इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए ये इनवैलिड हो गया। इसके बाद यहाँ पर बैकस्लैश एन है। अब यहाँ बैकस्लैश जो है वो बैकस्लैश नहीं है, ये जो है स्लैश एन है। बैकस्लैश एस को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये यहाँ पर सही है, लेकिन यहाँ पर स्लैश जो है उल्टा कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अगला जो आप यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 3, जिसमें कहा गया है नेम द हेडर फाइल ऑफ C++ टू विच फंक्शन बिलोंग। यहाँ पर कह रहा है आपको
निम्नलिखित जो आपका यहाँ पर फंक्शन दिया गया है उसके लिए हेडर फाइल लिखना है आपको। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है इसके में, क्या है कि लिस्ट तो बहुत सारा है ना। कुछ कुछ ही इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे यहाँ पर कह रहा है कि गेट सी जो है ना, पहला नंबर, गेट सी के लिए कौन सा हेडर फाइल होता है? तो यहाँ पर देखिए stdio.h। इसके अलावा अगर हम लोग बोले गेट कैर, इसके लिए भी stdio.h। फिर गेट्स, इसके लिए भी stdio.h। फिर गेट डब्लू, इसके लिए भी stdio.h। तो हम लोग कहीं ना कहीं एक हिंट्स, आप एक ट्रिक की तरह सोच लो कि गेट लगा हुआ मिले तो आप उसके लिए stdio.h। ठीक है, गेट और पुट दोनों के लिए। पुट्स फंक्शन है या पुट कैर फंक्शन है या पुट डब्लू फंक्शन है या प्रिंटफ फंक्शन है, तो इन सभी के लिए जो है आप यहाँ पर देखिए stdio.h ही इस्तेमाल होगा। इसके अलावा रिमूव ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रीनेम इंपॉर्टेंट नहीं है, स्कैनफ इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये एस स्कैनफ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सभी फंक्शंस जो है किस हेडर फाइल के अंदर आते हैं? तो stdi.h फंक्शन के stdi.h हेडर फाइल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है, देखिए फंक्शन का नाम क्या क्या है? strcpy, strcat, strcmp, strcmpi, strlen, सबके आगे str जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप क्या देख रहे हो? str जुड़ा हुआ है। तो जिस जिस भी फंक्शन के नाम के आगे str लगा हुआ है, दैट मीन्स, ये भी ट्रिक की तरह समझ लो, उसके उसका हेडर फाइल कौन होगा? उसका हेडर फाइल string.h होगा। ठीक है, जिस भी फंक्शन के नाम के आगे str लगा हुआ है उसके लिए क्या हेडर फाइल होगा? हम लोग का string.h होगा। इसके अलावा जैसे मेम cpy या मेम chr, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि इसके लिए भी हेडर फाइल string.h ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल फंक्शन है, ये तो बड़ा आसानी से पहचान लोगे आप। एबीएस यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, ये साइन आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो। साइन, कॉस, अकॉस, टेन, पो पावर फंक्शन, एक्सपी फंक्शन, एसक्यूआरटी स्क्वायर रूट निकालने वाला, सी एल, फ्लोर, लॉग, ये जितने भी फंक्शन देख रहे हैं ये सभी किससे रिलेटेड है? कौन से हेडर फाइल से रिलेटेड है? मैथ डॉट एस से रिलेटेड है। आगे यहाँ पर कहा गया है कि कुछ और भी फंक्शंस का नाम है, जैसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा हो सकता है? जैसे हम लोग यहाँ पर देखें, इंड एल नजर आ रहा है हम लोगों का, है ना। इसके अलावा इंड्स लिख रहा है, हेक्स लिख रहा है, ये सभी किससे रिलेटेड है? आईओ मैनिप से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका डी वाला, है ना। ई की ओर चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है सी गेट्स, सी रेल ऑल, है ना, CLR, EOL, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, CLSR इंपॉर्टेंट है। और सभी के लिए यहाँ पर क्या है? सभी के लिए यहाँ पर conio.h इस्तेमाल किया गया है। तो CLSR इंपॉर्टेंट है, गेट CH हम लोग का इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पुट CH हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये CLSR, गेट CH एंड पुट CH ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ जितना भी आप फंक्शन देख रहे हैं सबके लिए हेडर फाइल क्या है? conio.h है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हाँ ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, F नंबर। देखिए यहाँ पर कह रहा है टू लोअर टू अपर, यानी टू लोअर का मतलब होता है किसी स्मॉल लेटर, किसी कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में बदल देना, और टू अपर का मतलब होता है कि किसी स्मॉल लेटर लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन इस्तेमाल होता है टू अपर। तो यहाँ पर जितना भी है ना, ये जितना भी फंक्शन है सभी जो है कैरेक्टर से संबंधित है। टू लोअर, टू अपर, इज लोअर, इज अपर, इज अल्फा नम, है ना, इज एल नम, इज अल्फा नम। तो ये छह फंक्शंस आप देख रहे हैं, इसके लिए कौन सा हेडर फाइल होता है? सी टाइप डॉट एच होता है। तो ये जितना भी हेडर फाइल से संबंधित आपने क्वेश्चन देखा, वो मुश्किल से एक या दो मार्क्स का पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, पहले ज्यादा क्वेश्चन इस पूछा जाता था, और अभी पूछने का चांस क्या है? इतना सारा जो आपने हेडर फाइल्स देखा, एक क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला जो प्रश्न है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछता है। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि एबीसी नाम का तीन वेरिएबल है, तीनों इंटीजर है, और डीएफ नाम का दो वेरिएबल है जो कि फ्लोटिंग पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट वाला संख्या है। यहाँ पर कह रहा है ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 6 और डी का वैल्यू 3.5। और यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया गया है कि सी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस माइनस बी प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस डी। ठीक है, ये एक साल एग्जाम में आया है, करीब करीब 2019 में, ये 2019 का क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया गया आपके गेस्ट पेपर में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कह रहा है, इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। ए प्लस प्लस, प्लस प्लस बाद में लगा हुआ है तो फिलहाल अभी ए का वैल्यू 5 ही रहेगा, अभी बढ़ेगा नहीं। माइनस बी प्लस प्लस, प्लस प्लस बी के बाद में लगा हुआ है इसलिए अभी फिलहाल ये 6 ही रहेगा। फिर गुना माइनस माइनस डी, क्योंकि माइनस माइनस पहले लगा हुआ है, तो जो डी का वैल्यू 3.5 है, 3.5 है,
वो माइनस माइनस से क्या होगा, एक घट जाएगा और वैल्यू क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा हम लोगों का, कि देखिए पहले मल्टीप्लीकेशन का काम होता है, याद रखना। तो 5 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 15, यानी हो जाएगा यहाँ पर -10। तो आंसर जो होगा वो -10 होगा। यहाँ पर आपका गलत दिया हुआ है, -2.5 जो दिया हुआ है ये आपका यहाँ पर गलत है। ये यहाँ पर इस तरीके से नहीं होगा। चाहे आप इन इन कोड्स को अगर आप अपने कंप्यूटर पे रन करा के भी देखेंगे तो आपको -10 ही आंसर मिलने वाला है। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि आपको F इज इक्वल टू, आपको कहा जा रहा है कि प्लस प्लस बी, प्लस प्लस पहले लगा है मैंने, मतलब पहले बी का वैल्यू को हम लोग को बढ़ा लेना है, फिर गुना बी, फिर -a प्लस प्लस। देखिए बी का वैल्यू कितना था, बी का वैल्यू 6 था, तो प्लस प्लस जो है वो पहले लगा है, तो 6 से क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू 7 हो जाएगा। फिर गुना, क्योंकि बी बढ़ चुका है 7 हो गया, माइनस ए प्लस प्लस, प्लस प्लस मतलब बाद में बढ़ाएंगे, अभी फिलहाल शुरुआत में ए कितना है, 5 है, तो अभी 5 ही रहेगा। ठीक। यहाँ 49, यहाँ 5 घटाएंगे तो 44 होगा, 44 होगा। तो इसका जो आंसर होगा, यहाँ पर गलत दिया हुआ है 7, इसका आंसर क्या होगा, 44 होगा। नाउ अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 5। यहाँ भी वही कह रहा है कि एबीसी नाम का आपका जो है अ, 3 वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, और डीएफ नाम का 2 वेरिएबल है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, है ना, फ्लोट टाइप के हैं डी और एफ। यहाँ पर कह रहा है कि ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 3 है और डी का वैल्यू 1.5 है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है सी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस माइनस, फिर ब्रैकेट में है इस तरीके से, फिर मल्टीप्लाइड बाई। अब यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ेगा कि माइनस है कि माइनस माइनस डी है। ठीक है, प्रश्न मुझको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, फिर मिसप्रिंटिंग हो सकता है। ए प्लस प्लस, ए का वैल्यू 4 है तो 4 ही रहेगा, प्लस प्लस मतलब बाद में बढ़ाएंगे, माइनस बी प्लस प्लस, यानी कि बी का वैल्यू भी एक बढ़ेगा लेकिन अभी नहीं, प्लस प्लस बाद में लगा हुआ है तो बाद में बढ़ेगा, अभी 3 ही रहेगा, गुना माइनस माइनस डी, तो डी का वैल्यू अगर हम लोग एक घटा देते हैं 1.5 में से तो क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। अब देखिए घटाव और गुना, गुना का काम पहले होता है, तो यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, 4 है ना, 4 में घटाएंगे, 3 को गुना करेंगे इससे, यहाँ हो जाएगा 1.5। ठीक है, 3 से, और इसको घटाएंगे तो हम लोग को हो जाएगा यहाँ पर 2.5। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2। अब बोले क्यों 2 आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि सी जो है वो इंटीजर है। भले आप इसमें जो है 2.5 स्टोर कर रहे हैं, लेकिन चूंकि सी ये जो है आपका इंटीजर है, इसलिए 2.5 स्टोर नहीं करेगा, ओनली 2 स्टोर करेगा। इसलिए देखिए यहाँ पर सी के वैल्यू कितना बता रहा है, 2 बता रहा है, यहाँ पर करेक्ट बता रहा है। अब आते हैं इस वाले एक्सप्रेशन को कि इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, एफ इज इक्वल टू प्लस प्लस बी गुना बी माइनस ए प्लस प्लस। ठीक है, तो यहां पर देखिए बी का इनिशियल वैल्यू 3 था, तो प्लस प्लस 3, है ना, प्लस प्लस 3, प्लस प्लस पहले लगा है तो बी का वैल्यू 3 से बढ़कर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर गुना बी का वैल्यू बढ़ करके 4 हो चुका है, अब घटाओ ए प्लस प्लस, ए का वैल्यू बाद में बढ़ाएंगे, अभी फिलहाल ये 4 ही रहेगा। गुना का काम पहले, 16 में से 4 गया तो कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो ये करेक्ट दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 6 का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा, पहले थोड़ा इन चीजों को इरेज कर लेता हूँ, आप लोग ये सारा चीज कॉपी पे लिख करके प्रैक्टिस कर लेना। तो प्रश्न संख्या 6 जो है वो भी बिल्कुल वैसा ही है। प्रश्न संख्या 6 में भी अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो एबीसी नाम का 3 वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, और डीएफ नाम का 2 वेरिएबल है हम लोगों का, ठीक है, फ्लोट टाइप का। तो एबीसी जो है वो इंटीजर टाइप का है और डीएफ जो है वो फ्लोट टाइप का है। ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 5, डी का वैल्यू 1.5। यहाँ पर कह रहा है कि C इज इक्वल टू ए प्लस प्लस, ठीक है, प्लस बी। अब यहाँ थोड़ा मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रहा है कि ये प्लस प्लस मैं ए का आगे ए के बाद में 2 प्लस प्लस मानूं, या मैं इस बी के आगे 2 प्लस प्लस मानूं, तो थोड़ा सा प्रिंटिंग का थोड़ा सा दिक्कत है। चलिए हम अपने हिसाब से एक लेकर के चलते हैं, गुना प्लस प्लस डी। ठीक, चलिए ये मान के चलें कि ए प्लस प्लस है ना, तो ए का वैल्यू फिलहाल कितना है हम लोगों का, ए का वैल्यू हम लोग का फिलहाल 3 है, तो प्लस प्लस बाद में लगा हुआ है इसलिए ए का वैल्यू अभी 3 रहेगा, अभी 4 नहीं होगा। प्लस प्लस अगर पहले लगा होता था
लगा होता तो ए का वैल्यू तुरंत बदल जाता है, लेकिन अभी प्लस प्लस बाद में लगा हुआ है, अभी इसलिए फिलहाल फिलहाल पुराना वैल्यू 3 प्लस बी का वैल्यू मेरा 5 है, गुना डी का वैल्यू एक बढ़ा देना है, ठीक है। तो डी का वैल्यू इसमें बढ़ करके क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, 1.5 से 1 बढ़ जाएगा तो 2.5 हो जाएगा। अब हम लोग इसको जो है यहाँ पर गुना करते हैं, 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 25 को इससे किए तो इतना होगा, ठीक है, 12.5 होगा। अब यहाँ पर जोड़े 3 को 12.5 से तो 15.5 होगा। लेकिन आप जानते हैं कि सी जो है इंटीजर वेरिएबल है, इसलिए सी में 15.5 में से केवल क्या स्टोर होगा, केवल 15 स्टोर होगा। इसलिए देखिए सी का वैल्यू क्या बता रहा है, सी का वैल्यू 15 बता रहा है, ठीक है। आप देख लीजिए किस प्रकार से मैंने सॉल्व किया है। जगह का कमी है, मैं इन चीजों को इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझको सेकेंड क्वेश्चन भी यहाँ पर क्या करना है, बनाना है, ठीक है। तो सेकेंड इसका जो पार्ट है वो आपका कुछ इस प्रकार से है कि एफ इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस ए। बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू 5 है, ठीक, 5 इंटू बी प्लस प्लस, मतलब बाद में प्लस प्लस होगा, बाद में एक बढ़ेगा, भी फिलहाल बी का वैल्यू 5 ही रहेगा, माइनस प्लस प्लस ए, प्लस प्लस पहले लगा हुआ है ए का, तो ए का वैल्यू पहले बढ़ जाएगा, तो ए का वैल्यू 3 था, 3 से बढ़ के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 इंटू 5 25 हो गया, इसमें से अगर हम लोग यहाँ पर 4 कर दे तो हम लोग को क्या आता है, यहाँ हम लोग को आता है 21, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा हम लोगों का, वो हो जाएगा हम लोगों का 21 होना चाहिए, यहाँ पर, यहाँ 20 दिखा रहा है, यहाँ पर 21 होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, एक जैसा क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। प्रश्न संख्या 7 बड़ा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। एबीसी 3 इंटीजर वेरिएबल है, जबकि जो डीएफ है ये मेरा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू 1.5। पहला बोल रहा है कि एफ इज इक्वल टू क्या करना है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए करना है। तो ए का वैल्यू मेरा 5 है, बी का वैल्यू मेरा 3 है और ए का वैल्यू मेरा क्या है, 5 है। देखिए जोड़ और भाग में पहले भाग का काम होता है, ठीक है। तो अगर आप भाग दें, है ना, 3 को 5 से डिवाइड करें, तो अगर आप सोचेंगे कि इसका क्या होगा, 5 को 5 से 3 को डिवाइड करते हैं तो 0.0, ठीक है, 6 टाइम में गया 30, यानी 0.6। लेकिन यहाँ पर जो है 3/5 को डिवाइड करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, क्यों, ठीक है। इसका उत्तर ये है कि एक इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो मुझे इंटीजर पार्ट ही मिलता है। 0.6 आप डिवाइड करके जरूर ले आए हैं, लेकिन इसका इंटीजर पार्ट क्या है, 0 है, तो 3/5 क्या, 0। और इधर 5, 5 प्लस 0 कितना, 50 प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि हम लोगों का एफ एक फ्लूइड वैल्यू है, फ्लूइड वेरिएबल है, इसलिए 5 या आप कह सकते हैं 5.0 प्रिंट करेगा। तो आप देखिए यहाँ पर देखिए 5.0 दिखला रहा है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बताया गया है 3/5 इज इंट डिवीजन, तो यहाँ पर जो है हम लोग को 0 मिल रहा है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला जो प्रश्न है बी नंबर, ये वाला, इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जगह बना लेते हैं, कुछ जगह पे यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा हम लोग को। यहाँ लिखा हुआ है सी इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, ठीक है। डी का वैल्यू जो है 1.5 है, गुना बी का वैल्यू मेरा 5 है, जोड़ बी, है ना, ए का वैल्यू 5 है, जोड़ बी का वैल्यू मेरा कितना है, 3 है। पहले गुना का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 7.5 प्लस 3, तो यहाँ पर 10.5 होगा। लेकिन चूंकि सी मेरा इंटीजर है, इसलिए हम लोग को रिजल्ट में केवल 10 मिलेगा। सी इंटीजर है, इसलिए इसमें 10.5 अगर स्टोर करना चाहेंगे ना, तो 10.5 में से 0.5 स्टोर नहीं होगा, केवल 10 स्टोर होगा, क्योंकि सी इंटीजर वेरिएबल है, तो केवल इंटीग्रल पार्ट को ही क्या करेगा, स्टोर करेगा। इसलिए देखिए यहाँ पर 10 बता रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से और भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना है, बहुत सारा क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलेगा, बाकी चीजों को आपके लिए यहाँ पर रखे दिए रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस जो है सेम टाइप का जो क्वेश्चंस है ऊपर का जैसा ही ये सारा कुछ है, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है बाकी क्वेश्चंस को, ठीक है। आगे कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग डेटा टाइप्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है, सबसे छोटा डेटा टाइप, उससे बड़ा डेटा टाइप, उससे बड़ा डेटा टाइप, ऐसे करके सजाना है। तो देखिए हर एक डेटा टाइप जो है वो मेमोरी में कुछ जगह लेता है। जैसे कैर जो डेटा टाइप होता है ना, वो मेमोरी में 1 बाइट जगह लेता है, तो सबसे छोटा डेटा टाइप कैर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इंटीजर डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप 3 होता है, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग।
शॉर्ट सबसे छोटा इंटीजर डेटा टाइप होता है, उससे बड़ा इंट डेटा टाइप होता है, उससे बड़ा लॉन्ग होता है। इसके बाद होता है हम लोग का पॉइंट वाला जो डेटा टाइप है, इससे बड़ा होता है, जैसे फ्लोट होता है, उससे बड़ा डबल होता है, और उससे बड़ा हम लोग का लॉन्ग डबल होता है। तो हम लोग को यहाँ पर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा टाइप्स को सजाना था साइज के अनुसार। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन अपेंड्स अ स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग। बताना है कि दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए कौन सा जो है फंक्शन इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा str कैट। ठीक है, दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने के लिए, दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए इस फंक्शन का इस्तेमाल होता है। दो स्ट्रिंग मतलब जैसे कि एक्स वाई जेड ये एक स्ट्रिंग है, और ए बी सी ये मेरा एक दूसरा स्ट्रिंग है। अगर हम लोग इसको जो है ये फंक्शन अगर हम लोग लगाएं, तो क्या होगा, ये दोनों जो है ये जुड़ करके एक तीसरा स्ट्रिंग बन जाएगा। तो दो स्ट्रिंग को आपस में अपेंड करने के लिए, जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होता है, str केट फंक्शन इस्तेमाल होता है। प्रश्न संख्या 10, डिस्टिंग्स बिटवीन द फॉलोइंग फंक्शन। दो फंक्शन के बीच में आपको अंतर बताना है। जैसे इज लोअर और टू लोअर में क्या अंतर है। इज लोअर चेक करता है कि जो कैरेक्टर आप दे रहे हैं वो लोअर केस में है या नहीं है, जबकि टू लोअर क्या करता है, कन्वर्ट करता है कि अगर जो कैरेक्टर है, जो भी है, चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो इज लोअर फंक्शन जो है वो पूछता है कि जो आपने कैरेक्टर डाला वो लोअर केस में है कि नहीं, स्मॉल लेटर वाला वो कैरेक्टर है कि नहीं। ठीक है, मतलब स्मॉल लेटर वाला कोई कैरेक्टर है कि नहीं। ठीक है, और आपका जो टू लोअर होता है ये चेंज करने का काम करता है। नेक्स्ट है इज अपर। ठीक है, और टू अपर। इज अपर ये चेक करता है कि दिया गया जो कैरेक्टर है वो क्या अपर केस में वो लेटर है या नहीं। ठीक है, और जो टू अपर होता है वो क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है कैरेक्टर को अपर केस कैरेक्टर में। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज हेडर फाइल्स। इन हेडर फाइल्स का क्या जो है फंक्शन है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको ना देखें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि समय भी आपके पास कम है। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ वॉइड डेटा टाइप इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में वॉइड डेटा टाइप का क्या महत्व है। उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जानकारी रख लीजिए क्योंकि आगे का क्वेश्चन में ये काम आएगा। द वॉइड टाइप स्पेसिफाइज एन इम्पिटी सेट ऑफ वैल्यू। जब हम लोग बात करते हैं इम्पिटी सेट ऑफ वैल्यू का, यानी कोई भी वैल्यू नहीं है, है ना, इस चीज को बताने के लिए हम लोग वॉइड टाइप का इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड एज द रिटर्न टाइप ऑफ और फंक्शन दैट डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू। इसका इस्तेमाल हम लोग फंक्शन के साथ करते हैं, वैसा फंक्शन जो फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करता हो, तो रिटर्न टाइप में हम वॉइड का इस्तेमाल करते हैं। ऑल्सो इट डिपिक्ट्स अ नील पैरामीटर लिस्ट फॉर द फंक्शन। ये फंक्शन चैप्टर से संबंधित यहाँ पर बात कर रहा है कि अगर किसी फंक्शन में कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा है तो हम लोग वहां पर void लिखते हैं। ठीक है, हाउएवर नो ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप void में बी डिक्लेयर्ड। जैसे आप इंट टाइप का वेरिएबल बनाते हैं या फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, तो उस प्रकार से आप void टाइप का कोई ऑब्जेक्ट मतलब कोई वेरिएबल नहीं बना सकते, ये लास्ट लाइन में कहा गया है। प्रश्न संख्या 13, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जो है प्रश्न संख्या 13 में जो आप देख रहे हैं, ये 2019 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट डेटा टाइप्स वुड यू यूज टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग आइटम्स। कौन सा डेटा टाइप का इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे कह रहा है कि एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल निकालिएगा तो सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.4 होता है। 3.4 को कोई भी रेडियस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मोस्ट पॉसिबल जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, पॉइंट में आएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल जो निकलेगा उसका डेटा टाइप क्या होगा, उसका डेटा टाइप फ्लोट। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या निकलेगा, हमारा फ्लोट टाइप में आंसर निकलेगा। फिर कह रहा है पॉपुलेशन ऑफ सिटी। किसी शहर का जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो तो बहुत बड़ा होगा, और पॉइंट में तो पॉपुलेशन होगा नहीं, तो उसका डेटा टाइप लॉन्ग int। तीसरा क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो स्थान के बीच का दूरी, वो हो सकता है कि पॉइंट में भी हो, है ना। 7.5 किलोमीटर, ऐसा भी अगर हम बोले 8.5 किलोमीटर, तो यहाँ पर ये 7 किलोमीटर, तो पॉइंट वाला भी हो सकता है, बिना पॉइंट वाला भी हो सकता है। तो दो पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने पर जो आपको रिजल्ट मिल सकता है उसका डेटा टाइप क्या होगा, फ्लोट होगा। टी नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। किसी क्लास में स्टूडेंट की संख्या है, इसके लिए डेटा टाइप इंट इस्तेमाल करेंगे। द ग्रेड, ग्रेड मतलब एक लेटर, जैसे ए ग्रेड या बी ग्रेड। ठीक है, किसी क्लास में जो स्टूडेंट का जो ग्रेड है उसके लिए कौन सा डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे, कैर डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे। आगे कहता है एवरेज मार्क्स इन अ क्लास। एवरेज मार्क्स फ्लोट होगा। द वेट ऑफ अ पोस्टेज स्टैम्प।
ठीक है। वेट, अब वेट जो है कोई जरूरी नहीं है कि होल नंबर हो, वो पॉइंट में भी हो सकता है, इसलिए डेटा टाइप इसका फ्लोट होगा। आगे कहता है द रजिस्ट्रेशन लेटर ऑफ अ कार। तो किसी कार का जो रजिस्ट्रेशन लेटर है वो क्या होगा, वो आपका डेटा टाइप कैर होगा। ठीक है, कैर और यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रिंग, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो आप कैर लेकर के चलिए। आई नंबर, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन अ डिपार्टमेंट, किसी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय का संख्या, तो लॉन्ग इंट, क्योंकि एम्प्लॉय बहुत सारे हो सकते हैं तो उसका डेटा टाइप जो होगा लॉन्ग इंटीजर होगा। सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय का सैलरी रुपया पैसा में हो सकता है तो इसलिए डेटा टाइप फ्लोट होगा। आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय का आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर डेटा टाइप के रूप में कैर लिखा है। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नंबर में अगर ऐसे लिखा हो ना कि पी PC12, ये किसी का आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो देख रहे हो ना आप, इसमें कैरेक्टर इस्तेमाल हुआ है। इसी सोच के अनुसार यहाँ पर डेटा टाइप कैर आपका बताया गया है। आगे रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ अ व्हीकल, किसी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर है JH2342। अब यहाँ पर देखिए लेटर्स इस्तेमाल हो गया है तो इसलिए इसका डेटा टाइप क्या लेंगे हम लोग, कैर लेंगे। प्रश्न संख्या 14, हाउ इज इंटीजर 024 डिफरेंट फ्रॉम इंटीजर 24। अगर जीरो लगा के 24 लिखा है और एक केवल ऐसे 24 लिखा हुआ है तो दोनों में क्या अंतर है। देखिए जीरो अगर लगा हुआ है तो वो ऑक्टल नंबर कहलाता है, ये ऑक्टल इंटीजर कहलाएगा। और इसमें कोई जीरो आगे कुछ नहीं लगा हुआ तो ये डेसिमल इंटीजर कहलाएगा, यही दोनों में अंतर है। तो कह रहा है कि द इंटीजर 024 रिप्रेजेंट्स एन ऑक्टल नंबर विच इज इक्विवेलेंट टू 20 इन डेसिमल नंबर सिस्टम। तो अब ये नंबर सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसको जो है ये ऑक्टल को आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 20 आएगा। आगे बोलता है द इंटीजर 24 रिप्रेजेंट्स 24 इन डेसिमल नंबर सिस्टम विच इज इक्विवेलेंट टू 030 इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। कहने का मतलब है ये ऑक्टल नंबर सिस्टम वाला एक संख्या है और ये डेसिमल नंबर सिस्टम वाला एक संख्या है। ठीक है। प्रश्न संख्या 15, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 25L एंड 25। 25L और 25 में क्या अंतर है। तो एक में देखिए L लगा हुआ है, तो L सफिक्स इंडिकेट्स इट इज ए लॉन्ग इंटीजर कांस्टेंट, L का मतलब हो गया लॉन्ग इंटीजर। ठीक है, और जहां पर केवल 25 लिखा गया है वो सिंपल एक इंटीजर कांस्टेंट हो गया। अब ये लॉन्ग इंटीजर क्या होता है, ये इंट क्या होता है, ये डेटा टाइप्स अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पर आपको ये जानकारी मिलेगा। प्रश्न संख्या 16, व्हाट इज द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक और कंटिन्यू में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है। सिमिलरिटी ये बताया गया है कि बोथ ब्रेक एंड कंटिन्यू आर जंपिंग स्टेटमेंट या जंप स्टेटमेंट, दोनों को जंप स्टेटमेंट कहा जाता है। डिफरेंस क्या है, द ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द एंटायर लूप एग्जीक्यूशन। जो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट होता है ये लूप को क्या कर देता है, लूप को टर्मिनेट कर देता है। जबकि जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है वो टर्मिनेट्स सिंगल पास ऑफ अ लूप। जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है वो केवल किसी एक सिंगल स्टेप को क्या करता है, टर्मिनेट करता है, बाकी वो लूप को पूरा कंटिन्यू चलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंगल कोट्स में ए अगर लिखा हो और डबल कोट्स में ए लिखा हो C++ में, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स आर कैरेक्टर कांस्टेंट इन C++। सिंगल कोट्स में घिरा हुआ ए जो है, अगर ए को सिंगल कोट्स में लिख रहे हैं तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा। और वही अगर ए डबल कोट्स के अगर के अंदर लिखा हुआ है तो उसको स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, अगर ये सिंगल कोट्स के अंदर एक कैरेक्टर या एक लेटर ए लिखा हुआ है तो इसका जो साइज होगा वो 1 कैरेक्टर होगा। ठीक है, इसका साइज कितना होगा, 1 1 होगा, 1 बाइट आप कह सकते हैं यहाँ पर। जबकि जो डबल कोट्स के भीतर लिखा हुआ है इसका साइज क्या होगा, इसका साइज होगा 2 बाइट्स। ठीक है, क्योंकि जब डबल कोट में कोई चीज को लिख रहे हैं, ए को लिख रहे हैं, तो मेमोरी में वो किस चीज किस प्रकार से स्टोर हो रहा है, A \0। किसके बारे में बात कर रहे हैं, डबल कोट्स में अगर लिखा हुआ है तो ये किस प्रकार से मेमोरी में स्टोर होता है। इसलिए इसका साइज क्या बताया गया, इसका साइज बताया गया है कितना, 2। तो ये /0 जो है इसको नल बोलते हैं, ये बात यहाँ पर देखिए आंसर में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपका C++ यूनिट से कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चंस काफी ज्यादा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।